तो नमस्कार साथियों, आज हम केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम 40 से 50 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करेंगे। और इसमें ना हम केवल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बट क्वेश्चन में जो MCQ लिखे हुए हैं, ठीक है, उनमें मैंने कुछ ऐसे MCQ सेट किए हैं जिनसे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेते हुए वो और बढ़ेगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड तक आते आते आप ज़्यादा नहीं तो 100 से 120 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर वीडियो से कर चुके होंगे, ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि फुल्स गोल्ड जो है वो किस कंपाउंड को बोला जाता है। तो फुल्स गोल्ड जो है इसका जो सही आंसर है वो है आयरन पायराइट। आयरन पायराइट को फुल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसको फुल्स गोल्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो आयरन पायराइट का जो कलर है इस कंपाउंड का, ठीक है, ये सॉलिड होता है तो वो कलर जो है वो गोल्ड से मिलता है। तो जो माइनर्स होते हैं जो खदान में काम करते हैं उन लोगों को ऐसा लगता है ये गोल्ड है, तो इसके चलते इसका नाम जो है फुल्स गोल्ड रखा गया। बाकी तीन ऑप्शंस को देखते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा गया ब्लू विट्रोल। तो ब्लू विट्रोल जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लू विट्रोल बोला जाता है कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4 इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला जो है इसका CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं हम ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल इसके केवल कलर को देखते हुए हम बोलते हैं, ठीक है, इसका कलर ब्लू होता है इसलिए इसको ब्लू विट्रोल बोलते हैं। वाइट विट्रोल जो होता है ये बोला जाता है जिंक सल्फेट को, ZnSO4 को, ठीक है। तो जिंक सल्फेट को हम बोलते हैं वाइट विट्रोल। पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम परमैंगनेट का पहले मैं आपको केमिकल फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4। Mn होता है मैंगनीज का और पोटाशियम का होता है K, ठीक है। तो पोटाशियम परमैंगनेट इसका यूज़ कहाँ होता है? आपने बचपन में देखा होगा कि जब आपको चोट लग जाती थी तो एक नीले से कलर की दवाई आपको लगाई जाती थी, वो यही होती है, ठीक है, पोटाशियम परमैंगनेट। तो दो विट्रोल तो हमने पढ़ लिए, एक विट्रोल और आपको पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल। ऑयल ऑफ विट्रोल, तो ऑयल ऑफ विट्रोल बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको H2SO4 बोलते हैं, ठीक है। और H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ यूज़ होता है? आपके घरों में जो बैटरीज आप देखते हैं इन्वर्टर की, उन बैटरीज में इसी एसिड को डाला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है पता नहीं इथाइल अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जा सकता है अगले क्वेश्चन में। तो इथाइल अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, भिन्नात्मक आवर्सन से, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर डिस्टिलेशन वाले मेथड में हम क्या करते हैं। तो ये मेथड हम जब यूज़ करते हैं जब जो दो कंपाउंड ऐसे मिले हों कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, ठीक है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जैसे मान लो आपके पास इथाइल अल्कोहल है, वाटर है, ये दोनों जो हैं अलग अलग टाइम पे बॉयल होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम ये करते हैं कि जैसे मान लो पहले दोनों को हम बॉयल करेंगे, ठीक है, तो एक पहले बॉयल हो जाएगा, उसको कलेक्ट कर लेंगे, जो रिमेनिंग बच जाता है उसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। और डिस्टिलेशन जो होता है उसमें भी हम सेम प्रोसेस करते हैं, बट डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ़र्क ये होता है कि जो डिस्टिलेशन होता है ये उन कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा हो, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हो। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम जब यूज़ करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो, ठीक है। तो ये काफ़ी माइन्यूटली जो है सेपरेट कर सकता है कंपाउंड्स को। अब समझते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन बोलते हैं उत्साधन को। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे लिक्विड जो सब्लाइम होते हैं, सब्लाइम मतलब जैसे आपने सुना होगा कपूर की जो गोली होती है उसको अगर आप रखते हैं तो वो कुछ दिन बाद डिसअपीयर हो जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि ये कंपाउंड जो है सीधे सॉलिड से गैस में बदलते हैं। बीच वाली जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है लिक्विड की उसमें जाते नहीं है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें हम केवल उन कंपाउंड्स को अलग कर सकते हैं जो सब्लाइम होते हैं नेचर में, ठीक है, मतलब जो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस बन सकते हैं। कंडेंसेशन आपको सबको पता होगा,
कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी मैं बताऊँ कि जो बादल हैं, ठीक है, तो बादल जब बनते हैं तो जब पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? गैसेस फॉर्म में। तो गैस से वाटर में कन्वर्ट होना, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो जब गैसेस कंपाउंड को ठंडा किया जाता है, ठीक है, जैसे इसका मैं अगर लाइव उदाहरण बताऊँ तो अगर आपने कभी दूध उबाला हो, ठीक है, और दूध उबालने के तुरंत बाद इसके ऊपर आप प्लेट रख दो, ठीक है, तो इसकी भाप जो होती हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती हैं एज अ वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, ठंडी होने के बाद। तो एक तरीके का कंडेंसेशन प्रोसेस है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हेनरी मूसले की जो पीरियोडिक टेबल है ये किस पर आधारित है, ठीक। आपको पता होगा जो हेनरी मूसले उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, तो ये किस साल में दी थी उन्होंने? 1913 में, ठीक है, 1930 में उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ये आधारित है परमाणु संख्या पर, ठीक है। इनसे पहले 2 और वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी। एक का नाम था दिमित्री मेंडलीव, ठीक है, और जो दूसरे थे वो थे न्यूलैंड, ठीक है। न्यूलैंड का फेमस लॉ आपने पढ़ा हुआ, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, सारे गामा वाला। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स तो दिया था वो न्यूलैंड ने। न्यूलैंड की जो टेबल थी उसमें थे 56 एलिमेंट टोटल, और जो दिमित्री मेंडलीव थी मतलब थे इनकी टेबल में थे टोटल 63 एलिमेंट, ठीक है। और इन दोनों की जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस पर आधारित थी? वो थी आधारित जी एटॉमिक मास पर, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान पर जो आधारित थी वो थी इनकी, ठीक है। और इसकी जो आधारित है वो किस पर है? एटॉमिक नंबर पर, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी फ्रेज सही है बोयल्स लॉ के रिगार्डिंग, ठीक है। जो बोयल्स थे, बोयल्स नामक जो साइंटिस्ट था उसने एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं बोयल्स लॉ, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था, इससे पहले मैं आपको एक आइडियल इक्वेशन बता देता हूँ गैस की। तो गैस की जो आइडियल इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं PV = nRT, जहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, गैस कांस्टेंट है, और T होता है टेम्परेचर, ठीक है। इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 8.13, उसके बाद जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। केल्विन जो होता है ये टेम्परेचर की SI यूनिट है, और जूल एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी, और मोल जो है ये इनके लिए नंबर्स ऑफ मोल के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बोयल्स ने क्या बोला था। बोयल्स ने ये बोला था कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जो प्रेशर है ना, अब आप एक बात बताओ भाई, N तो कांस्टेंट ही होगा, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? PV = क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। तो मतलब बोयल्स की जो फ्रेज़ है, बोयल्स लॉ की जो फ्रेज़ है वो है PV = कांस्टेंट। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। और इसको आप एक चीज़ तरीके से और भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि P जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर को बढ़ा तो जो गैस है उसकी वॉल्यूम में क्या आएगा? उसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगी या घटेगी? वो घटेगी, ठीक है। ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। दूसरा लॉ जो है वो कौन सा है? वो है चार्ल्स लॉ, ठीक है। और इस लॉ को ना आप कैसे याद रख सकते हैं? भाई बोयल्स है, जब आप किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है, तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। चार्ल्स लॉ जो है, चार्ल्स लॉ किससे रिलेटेड है? ये प्रेशर से रिलेटेड है। मतलब जब भी आप किसी गैस का प्रेशर सेम रखते हैं, मतलब प्रेशर वाली जो कंडीशन है उसको सेम रखते हैं, तो अब आप एक बार बताएं, इस इक्वेशन में मैंने प्रेशर सेम रख दिया तो मतलब वॉल्यूम जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टेम्परेचर की, ठीक है। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी लिक्विड को मैं बॉयल करता हूँ, ठीक है, तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। तो गैस की जो वॉल्यूम होगी नॉर्मली लिक्विड की वॉल्यूम से ज़्यादा होगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से अब अगला जो लॉ है वो एक और साइंटिस्ट का है,
गे-लुसेक लॉ। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूँ, ठीक है, टेम्परेचर का बोला था बॉयल्स ने, प्रेशर का बोला था चार्ल्स ने, इन्होंने बोला कि भाई अब वॉल्यूम को ही अगर कांस्टेंट क्या कर दिया जाए तो क्या चेंज आएगा, तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टेम्परेचर के। तो ये लॉ जो था ये किसका था, गे-लुसेक का लॉ, ठीक है। अब एक और यूनिट आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में जिसको बोला जाता है कैलोरी, ठीक है। तो एक कैलोरी के अंदर आपको पता होना चाहिए कितने 4.15 के समथिंग जो है, या 18 के 15 या 18 के आसपास जो है जूल होते हैं, ठीक है। तो 1 कैलोरी इक्वल टू इतने जूल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब किसी एटम में अगर मैं न्यूट्रॉन ऐड कर दूं, ठीक है, तो उस एटम के साथ क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो जब भी किसी एटम के अंदर न्यूट्रॉन को ऐड कर दिया जाएगा तो उस एटम के अंदर क्या चेंज आएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो एटम के अंदर ये चेंज आएगा, आप एक बात बताओ, न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करता हूँ, सेकेंड, हाँ जी, न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करता हूँ तो न्यूट्रॉन पे क्या कोई चार्ज होता है, नहीं, ज़ीरो चार्ज होता है। बट न्यूट्रॉन का क्या कोई मास होगा, बिल्कुल यार, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसका मास होता है, इसका मास होता है इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन को हम किस में नापते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻, माइनस कितना 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये मास होता है एक प्रोटॉन का, और इतना ही मास जो है न्यूट्रॉन का होता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है, बट लार्जली हम मान लेते हैं कि इतना ही है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज कैसा होता है -1 का, प्रोटॉन पे चार्ज +1 का, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0। बट इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो अलग होता है इनसे, इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली हल्का होता है इन दोनों से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। तो इनसे दोनों से हल्का होगा। एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, अब आप एक बार बताओ, अब न्यूट्रॉन का जो मास है, तो न्यूट्रॉन में कुछ ना कुछ मास होगा। तो अगर मैं न्यूट्रॉन को एटम के न्यूक्लियस के अंदर ऐड कर तो एटम का ओवरऑल जो मास है उसमें क्या चेंज आएगा, मास बढ़ जाएगा। भाई मास बढ़ गया तो अब आप ऑप्शन देखो एक बार, नो चेंज इन एटम, ये तो गलत हो गया, डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एटम, ठीक है जी। तो डेंसिटी आप मेरे को एक बार बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास अगर किसी चीज़ का बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये तो उल्टा हो गया, तो ये भी गलत। डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज, भाई चार्ज पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये गलत, ऑप्शन ए सही। इंक्रीज द मास ऑफ एटम, भाई मास बढ़ जाएगा ना एटम का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी यहाँ से। अब न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, ये भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था चैडविक नामक साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। इस पर फिर फर्दर जो था वो गोल्डस्टीन ने किया था एक्सपेरिमेंट, बट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था, आपको पता होगा, ठीक है, अल्फा रे स्कैटरिंग वाला। तो प्रोटॉन को ये श्रेय दिया जाता है, मतलब सॉरी रदरफोर्ड को ये श्रेय दिया जाता है प्रोटॉन की डिस्कवरी का। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे बाबा ने, जे थॉमसन, ठीक है। मॉडल आपको याद होगा, प्लम पुडिंग मॉडल जो था वाटरमेलन वाला, वो इन्हीं का था, जे थॉमसन का, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये हमारा 6th क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन टच स्क्रीन पैनल। तो जो मोबाइल के या आपके टीवी के जो भी टच स्क्रीन पैनल्स होते हैं उसमें से इनमें से कौन सा धातु यूज़ किया जाता है, आपसे पूछ रहा है। तो जो धातु इसमें से यूज़ किया जाता है उसका नाम है ग्राफीन, ठीक है, ऑप्शन डी। अब इसके बारे में थोड़ी चीज़ जान लीजिए आप, ग्राफीन क्या है, ठीक है। तो ग्राफीन जो है ना, ये एक एलोट्रोप है। एलोट्रोप को अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हिंदी में शायद अपरूप बोलते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको, अपरूप बोलते हैं। तो ये कार्बन का अपरूप है, कार्बन का एलोट्रोप। कार्बन के और 2-3 एलोट्रोप हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला है बकमिस्टर फ्लोरीन,
फ्लोरीन, ठीक है, C60 बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स होती हैं कार्बन की, ठीक है जी। तो टोटल कार्बन एटम इसमें 60 होते हैं, बकमिस्टर फ्लोरीन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ग्रेफाइट, पेंसिल वगैरह में आपने देखा होगा जो यूज़ होता है। तीसरा होता है डायमंड, जो कि प्योर धातुओं में सबसे हार्डेस्ट मेटल है वी अर्थ पर, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलना चाहिए, ठीक है, प्योर एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो डायमंड, ठीक है, ये कटिंग के लिए यूज़ होता है डायमंड, ठीक है। अब ये 3 एलोट्रोप हैं कार्बन के, और एक ये ग्राफीन, ठीक है। ग्राफीन का यूज़ करते हैं हम टच स्क्रीन पैनल में। इनमें से आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, नॉर्मली जो कार्बन के एलोट्रोप हैं वो नॉन कंडक्टिंग होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, मतलब इंसुलेटर होते हैं। बट जो ग्रेफाइट है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि इसकी जो लेयर्स होती हैं ना उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बाकी ऑप्शनों को देखते हैं एक बार। गैलेना जो है ये और है अयस्क, किसका अयस्क है? ये अयस्क है लेड का, लेड धातु का अयस्क है गैलेना, मतलब गैलेना से हमें लेड मिलता है। जिंक ब्लेंड जो है जिसका फॉर्मूला होता है ZnS, तो ये अयस्क किसका होगा? जिंक का। वाइट फॉस्फोरस, अब फॉस्फोरस के जो है ना वो 2 रूप में पाया जाता है, और ये बहुत इन्फ्लामेबल जो है धातु है। तो एक पाया जाता है ये वाइट में और दूसरा है रेड फॉस्फोरस, ठीक है जी। और आपने जैसे घर में देखा होगा मैच स्टिक जो होती है, माचिस जो देखी है, तो माचिस अगर मैं बनाऊँ ये ऐसे कुछ, और ये जी ऐसे, ये परफेक्ट ऐसा कुछ होता है माचिस। तो ये जो आगे का हेड होता है ना, इस हेड पे जो धातु लगी रहती है ये है वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये बहुत इन्फ्लामेबल होती है, ठीक है जी। तो वहाँ इसका यूज़ होता है। तो इतना आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड से पता होना चाहिए था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जी। तो ये 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि केमिकल फॉर्मूला क्या है क्विक लाइम का। क्विक लाइम जो है, त्वरित चूना जो है, उसका आपको रासायनिक सूत्र बताना है। रासायनिक सूत्र अक्सर जो है पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक रासायनिक सूत्र, एक उनके कॉमन नाम, जैसे जो हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था, ठीक है, ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है त्वरित चूने का, तो आपको मैं तीनों बता देता हूँ। सबसे पहले है त्वरित चूना, जिसको बोला जाता है क्विक लाइम। तो क्विक लाइम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं CaO। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। क्विक लाइम के बाद आता है स्लिक्ड लाइम, ठीक है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOH होल ट्वाइस। इसके बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हिंदी में बोला जाता है चूना, ठीक है जी, CaCO3, ठीक है जी, CaCO3 इसका हो जाता है। CaO को जब आप पानी में डालोगे तो ये बन जाएगा, इसको फर्दर CO2 के साथ आप पास करोगे तो ये बन जाएगा CaCO3, ठीक है, मार्बल। हाँ जी। अब NaOH जो है इसके बारे में जान लेते हैं। इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है? ये क्षारीय नेचर का होता है, क्षारीय मतलब ये बेसिक है। और बेस क्या करते हैं आपको पता होगा, लिटमस जो होता है उसमें रेड लिटमस को कैसे चेंज करेंगे? ब्लू में चेंज करेंगे, ठीक है जी। लिटमस हमें कहाँ से मिलता है? लिटमस हमें मिलता है लाइकन से, ठीक है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। लाइकन्स जो होते हैं इनमें 2 जो जीव हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। एक तो है उसमें फंगाई, ठीक है, और दूसरा है एल्गे। तो एल्गे क्या करता है जी? एल्गे ग्रीन उसका होता है, तो इसमें ग्रीन पिगमेंट के चलते क्लोरोफिल होता है, तो ये खाना बना लेता है। और एल्गी को रहने के लिए जो जगह है वो फंगाई देता है, और फंगाई को खाना जो है वो एल्गी देता है। तो एक तरीके से इन दोनों में भी क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, उससे हमें लाइकन मिलते हैं। लाइकन से क्या मिलता है? हमें लिटमस मिलता है, मतलब लाइकन के अंदर ये दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। एनीवेज हमारा क्वेश्चन जो था ये था कि क्विक लाइम का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, उसका आंसर है CaO। ये जो 2 ऑप्शन बच गए इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। Na2CO3, ये आपने सुना होगा। Na2CO3 को क्या बोला जाता है? एक चीज़ है NaHOCO3, ठीक है, और एक है Na2CO3। तो जो NaHCO3 है इसको केमिस्ट्री वाली भाषा में बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट।
और इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये आपका होता है जी वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का कहाँ यूज़ होता है? वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है जो जैसे जब आप पानी यूज़ करते हो तो अगर आपका खारा पानी होता है तो उसमें झाग नहीं बनते, तो उसमें इस सोडा को डाला जाता है जिससे लेदर फॉर्मेशन हो जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं झाग को लेदर। ठीक है, तो लेदर का फॉर्मेशन हो जाता है और आपका जो कपड़ा है वो अच्छे तरीके से धुल जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कहाँ यूज़ होता है? ये बेकिंग सोडा की तरह यूज़ होता है, बेकिंग सोडा। ठीक है, और इसका जो नेचर होता है ना, ये क्षारीय नेचर होता है बेसिक। तो अगर आपको कभी मतलब मान लो गैस वगैरह बन जाए और आपके पास कोई इनो वगैरह ना हो तो आप ये ले सकते हैं पानी से। ठीक है जी, ये आंट एसिड का तरीके से काम करता है, आंट एसिड। ठीक है, जैसे आपके इनो और ये सब काम करते हैं ना। और बढ़िया, सबसे बढ़िया आंट एसिड किसको बताया जाता है, जैसे जो बाहर कंट्रीज़ में लिया जाता है, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgOH। ठीक है, OH का MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे बढ़िया आंट एसिड बताया जाता है। इसको कॉमन भाषा में बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है इसको। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता होनी चाहिए थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कंपाउंड को फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फोटोग्राफी में किस यौगिक को यूज़ किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, और ये पूछा हुआ सवाल है SSC का। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट को यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी में। इसके साथ साथ एक और कंपाउंड आपको पता होना चाहिए जिसको बोला जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। इसका रासायनिक सूत्र AgBr, Br ब्रोमाइड, Ag जो है सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम थायोसल्फेट को यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी में। बाकी ऑप्शंस का देख लेते हैं। सोडियम बेंजोएट का सच कोई यूज़ नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट का भी नहीं है। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ। इसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। ठीक है, और इसको बोला जाता है ब्लीचिंग एजेंट कॉमन भाषा में। रासायनिक नाम इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है। इसमें ये जो क्लोरीन दिख रहा है ना आपको, क्लोरीन जो गैस है उसका एक और यूज़ है, पता होना चाहिए आपको। तो ये है कि क्लोरीन गैस जो है ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। मतलब पानी को साफ़ करने के लिए भी जो है क्लोरीन गैस का यूज़ लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस कंपाउंड को मार्श गैस बोला जाता है। तो जी, जो इसका सही आंसर है मार्श गैस बोला जाता है मीथेन को। मीथेन, ऑप्शन डी, मीथेन को बोलते हैं मार्श गैस। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4। ठीक है, और ये जो CH4 है इसमें कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो किस बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हैं? वो कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। CO+H2, CO+N2, CO2। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। CO और H2 इसका भी एक नाम होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये हो गया, और हाइड्रोजन गैस ही होगी जब ये दोनों जुड़ते हैं। तो इस गैस को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं सिन गैस। ठीक है, सिन गैस। ठीक है जी, तो ये फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं लार्जली। ठीक है ना जी, CO+N2+H2 अगर ये तीनों मिल जाएं तो इनको बोला जाता है प्रोड्यूसर गैस। ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है जी, प्रोड्यूसर गैस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक सेकेंड जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है केमिकल फॉर्मूला बताओ क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला ये यूज़ होता है बेहोशी वगैरह में। ठीक है, बेहोश वगैरह कर देता है, आपने पिक्चर में देखा होगा, तो उसमें ये क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CHCl3। ठीक है जी, CHCl3 है रासायनिक सूत्र क्लोरोफॉर्म का।
रासायनिक सूत्र क्लोरोफॉर्म का क्या है, CHCl3। और इसका अगर आपसे रासायनिक नेम पूछे, क्लोरोफॉर्म तो इसका कॉमन नेम है, रासायनिक नेम अगर आपसे पूछे तो इसमें क्लोरीन कितने, 3, तो इसका नाम होगा ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये नाम होगा, मिथ इसलिए क्योंकि कार्बनिक है। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन ये इसका नाम है। CCl3 है, ये पहली बात तो ये कंपाउंड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, तो इसके साथ 4 एटलीस्ट जो है एलिमेंट जुड़ने चाहिए। ठीक है, CHF3 भी मतलब कोई एलिमेंट नहीं होता है, CHCl3 बोल सकते हैं। तो CHCl3 जो है एक्चुअली सेम ही हो गए। ठीक है, तो इसको हटा दीजिएगा। इसकी जगह मैं आपको एक कंपाउंड और बताता हूँ जिसका नाम है CCl4। ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये यूज़ होता है जी, इसको मतलब इसका पहली बात तो रासायनिक नाम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, टेट्रा मतलब 4 कार्बन। ठीक है जी, तो ये यूज़ होता है जी रेफ्रिजरेंट में। ठीक है, रेफ्रिजरेंट में ये यूज़ होता है CCl4। ठीक है, इतना पता होना चाहिए था आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक सेकेंड जी, हाँ जी, ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किस साइंटिस्ट ने पहली बार यूरिया को खोजा था। तो यूरिया की जो खोज थी वो पहली बार की थी हिलरी मैरिन-रूले ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि काफ़ी बार अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो एक तो इस साइंटिस्ट और एक इनका वोलर, इन दोनों का नाम दिखाता है। तो पहली बार जो यूरिया खोजा था वो इन्होंने खोजा था 1830 के आसपास शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और फिर ये जो वोलर साहब हैं इन्होंने आर्टिफिशियली यूरिया को प्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यूरिया की जो सबसे पहली खोज की थी वो की हिलरी मैरिन-रूले ने। ठीक है, बाकी 2 ऑप्शन देख लेते हैं। लेवोसियर, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, कमेंट में आपको ये बताना है कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है केमिस्ट्री में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का आपका। प्रिस्टले जो है इन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, प्रिस्टले ने। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव इन लैब। तो मतलब क्या है, कई बार जैसे आपने जब 10th 11th में होंगे आप, तो आपने लैब्स वगैरह में गए होंगे, तो उसमें आपने देखे होंगे जो जीव जंतु हैं उनको एक जार में डाला जाता था और उसमें एक लिक्विड डाला जाता था। तो उस लिक्विड का नाम बताना है आपको, कौन सा लिक्विड होता है वो। तो इसका जो सही आंसर है वो है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, वैसे सही आंसर इसका होना चाहिए ये, मतलब बहुत तो नहीं खैर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होना चाहिए फॉर्मल्डिहाइड। और इस फॉर्मल्डिहाइड का जो दूसरा नाम है वो है मिथेनॉल। ये भी बताता हूँ मैं क्यों है ऐसा। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड का केमिकल फॉर्मूला देखें तो वो होता है HCHO। ठीक है जी, मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, क्योंकि CHO जो होते हैं वो एल्डिहाइड ग्रुप के होते हैं। तो इसलिए इसका जो नाम है वो लास्ट में उसके लगता है अल, और मिथ इसलिए क्योंकि एक कार्बन है, तो मिथेनॉल बन गया ये। मिथेनॉल इसी को बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो ये यूज़ होता है किस में, ये यूज़ होता है बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव की तरह। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं इसके सही। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये दोनों आंसर सही हैं इसके। विनेगर जो है ये किस में यूज़ होता है, ये भी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है। जैसे जो आपके अचार वगैरह होते हैं, सिरका जिसको बोला जाता है। ठीक है, वहाँ भी, और जो अपने रेस्टोरेंट में खाते हुए आप प्याज जो होते हैं। ठीक है, आपको एक मतलब फैक्ट बताता हूँ, मतलब एक फ़नी सी चीज़ बताता हूँ कि आप सोचते होगे जो आपको प्याज दिया जा रहा है रेस्टोरेंट में वो अच्छा है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो प्याज में ये डाला जाता है ना सिरका, वो इसलिए डाला जाता है कि वो प्याज लंबे टाइम तक चल जाए। ठीक है जी, तो ये रीज़न है इसका सिरका डालने का। ठीक है, तो कई दिनों तक चल जाता है वो प्याज। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये हमारा 13 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी गैस जो है वो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होती है। ठीक है, वाटर को साफ़ करने के लिए। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। कौन सी गैस है, गैस का नाम है क्लोरीन। हाँ जी, क्लोरीन गैस। बाकी 3 गैस को एक बार देख लेते हैं।
जो आर्गन होती है ये लैंप्स वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है जी। लैंप्स में और आपके जो आप देखते होंगे जो बल्ब्स वगैरह होते हैं उसमें यूज़ होती है, ताकि जो आपका जो फिलामेंट है वो ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है। क्योंकि ये जो गैस है ये कैसी है, नोबल गैस है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। हीलियम जो है ये भी एक नोबल गैस है, और नोबल गैस जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में आती है, ठीक है जी, लास्ट ग्रुप जो है उसमें। और हीलियम जो है वो कहाँ यूज़ होती है, तो हीलियम जो है 2-3 जगह यूज़ होती है। एक तो ये हल्की गैस होती है, तो ये बैलून में यूज़ होती है, ठीक है, जो हवा में बैलून वगैरह उड़ते हैं, ठीक है, पैराशूट वगैरह देखा होगा बड़े से वो, तो उनमें यूज़ होती है हीलियम गैस। दूसरी जो डीप सी डाइवर्स होते हैं उनके सिलेंडर्स में भी हीलियम गैस का यूज़ होता है। नाइट्रोजन कहाँ यूज़ होती है, तो आप जो चिप्स वगैरह खाते हैं ना उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, ठीक है। वो चिप्स का पैकेट जो इतना फुला दिया जाता है, उसमें होते 3-4 चिप्स हैं बट वो फुला दिया जाता है इस गैस के कारण। उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका ये फ़ायदा होता है कि जो अंदर मटेरियल है ना वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है, वरना वो क्या हो जाता है, उसको केमिस्ट्री की भाषा में बोल जाते हैं कि वो रेंसिड हो गए, ठीक है, सड़ गए। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी नमकीन को थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें तो उसका जो क्रिस्पीपन है ना वो ख़त्म हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो बाहर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। क्लोरीन का हमने यूज़ बता दिया कि वो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होती है। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ये कैसे यूज़ होता है, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। और इसमें हमने ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो एसएससी के पिछले सालों में से ही लिए हैं, ठीक है, उन्हीं पे बेस्ड थीम जो है उन्हीं को हमने कंसिडर किया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजिनेशन जो रिएक्शन है, ठीक है, उस रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पर, उत्प्रेरक के तौर पर किसको यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन अभिक्रिया जो है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में बता देता हूँ इसमें क्या किया जाता है। इसमें जो भी आपके सेचुरेटेड फैट है, ठीक है जी, उनको अनसेचुरेटेड बनाया जाता है। मैंने शायद उल्टा बोल दिया है, सॉरी। जो आपके अनसेचुरेटेड फैट है ना, एक सेकेंड लीजिएगा, हाँ जी, जो आपके अनसेचुरेटेड फैट है उनको सेचुरेटेड बनाया जाता है। जैसे अनसेचुरेटेड फैट कौन से होते हैं, जैसे आपका हो गया इथाइलिन, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले इथाइलिन या इथीन, ठीक है, तो इनको बना दिया जाता है सिंगल बॉन्ड में, ठीक है, जैसे C2H2 या C2H4 इनको बना दिया जाएगा C2H6 में, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है जी। तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है ना वो आपको पता होना चाहिए, तो वो है बेरिलियम और निकल, और इसके साथ एक कैटलिस्ट को पता होना चाहिए जिसका नाम है प्लेटिनियम, ठीक है। प्लेटिनियम का Pt सिंबल होता है, निकल का Ni, पैलेडियम का Pd और जिंक का Zn, ठीक है जी। तो बी और डी सही ऑप्शन है आपका इस पर्टिकुलर को स्लाइड के रिगार्डिंग। और इसमें आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, आपकी जो बॉडी है ना उसके लिए जो फैट अच्छा होता है वो अनसेचुरेटेड फैट अच्छा होता है, ना कि सेचुरेटेड, ठीक है। और फैट आपकी बॉडी के किस लेयर में स्टोर होता है, तो वो होता है एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू जो होता है वहाँ स्टोर होता है, ठीक है। और जो बोलते हैं ना मोटा नहीं होना चाहिए, मोटे से भाई एक फ़ायदा है, सर्दियों में जो है उन आदमियों को ठंड कम लगती है, ठीक है, तो ये गर्मी प्रोवाइड करने का काम करता है एक तरीके से, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि अगर कोई आदमी एक बंद कमरे में सो जाए जहाँ पर चारकोल जो है वो जल रहा हो, तो वो आदमी जो है मर जाता है, तो वो किस कारण मरता है ये आपको बताना है, किस गैस के कारण मरता है वो बताना है आपको। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी। ऐसा होता क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो चारकोल जलता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ये क्या करती है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस के ज़रिए ये हमारे उसमें आ जाती है ब्लड में, और ब्लड के साथ मिलके ये हेमोग्लोबिन के साथ क्या बनाती है, एक कंपाउंड बनाती है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हेमियोग्लोबिन। तो ये कंपाउंड बनाती है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हेमियोग्लोबिन, ठीक है।
और ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन क्या करता है, ये O2 की सप्लाई को काट देता है, तो इवेंचुअली इंसान जो है वो मर जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मीथेन के बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये कैसी है, इसको बोलते हैं मार्श गैस। साथ के साथ हम रिवीजन भी करते चलेंगे। इसके बाद आपको एक काम करना है कि मेरे चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे। चैनल को ज्वाइन जरूर करना है, वहाँ से आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है और उसको 2-3 बार रिवाइज़ करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से रिवाइज़ करनी है आपको कि भाई इस नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोला था सर ने, नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या बोला था, कार्बोनेजन को क्या बोला था, इस तरीके से। तो आपको काफ़ी मतलब टॉपिक जो है क्लियर हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन में आपसे ये दिया गया है कि किस गैस को जो है एनेस्थीसिया के रूप में यूज़ किया जाता है। एनेस्थीसिया आपको पता होगा कि जब मेडिकल से पहले, मतलब जब आपका ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, कोई सर्जरी हो रही होती है, तो उससे पहले इंसान को बेहोश किया जाता है। ठीक है, बेहोश एज इन उस एरिया को सुन कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर कोई मूवमेंट फील ना हो इंसान को। ठीक है, तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो इसमें कौन सी गैस का जो है वो यूज़ करते हैं, तो आंसर जो सही है इसका वो है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, आंसर नाइट्रस ऑक्साइड इसका। एक सेकंड दीजिएगा जी, स्लाइड। हाँ जी, इसका जो सही आंसर है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में मैं बता दूँ आपको, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है N2O। ठीक है जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र NO2। कमेंट में आपको ये बताना है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, हमारा जो सही आंसर है इसका वो है D। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड कब निकलती है, तो आपकी जो वोल्केनोज वगैरह होते हैं, ठीक है, तो जब वो फटते हैं ना तो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। कार्बोनेजन क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। तो ये जब मान लो अगर आप कहीं इनहेल कर रहे हो कोई एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो उस पर्टिकुलर गैस को जो बोला जाता है वो बोला जाता है कार्बोनेजन। ठीक है जी, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ओवर द टाइम ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी क्या होगी, ऑक्सीजन की जो है शॉर्टेज पड़ जाएगी बॉडी में, और ऑक्सीजन की शॉर्टेज से क्या होगा कि आपका ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है, और इवेंचुअली आपका हार्ट में क्या होता है, हाई BP। ठीक है, तो BP आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि केमिकल फॉर्मूला क्या है सोडा वाटर का। सोडा वाटर का आपको रासायनिक सूत्र बताना है। तो ये जो सोडा वाटर है ना, ये वो वाला वाटर होता है जिसको बाटली के साथ लिया जाता है। ठीक है, जो लोग मतलब खराब वगैरह लेते हैं वो लेते हैं इसको। ठीक है, तो सोडा वाटर का यूज़ मतलब आपको रासायनिक सूत्र बताना है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2CO3। H2CO3 को, ये तो इसका कॉमन नेम होगा, रासायनिक भाषा में इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, इसको रासायनिक भाषा में बोला जाता है। ठीक है, H2CO2 कुछ नहीं होता, Na2OH होता है, ऐसी भी कुछ नहीं होता, NaOH होता है, ऐसी भी कुछ नहीं होता, क्योंकि सोडियम की खुद की वैलेंसी 1 है तो +1 ही दे सकता है। OH की वैलेंसी जो होती है -1 होती है, तो NaOH बन सकता है, NaOH ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए था। और ये कार्बोनिक एसिड है ना, आपको उससे भी मिलता है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब एसिड रेन होती है ना तो जो CO2 है उसको आप पानी में मिलाओगे तब भी कार्बोनिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो एसिड रेन से भी एसिड मिलता है, एसिड रेन से एक और एसिड मिलता है जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, नाइट्रिक एसिड भी मिलता है। ठीक है, ये 3 एसिड मिलते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कंपोजिशन, रेक्टिफाइड स्पिरिट की जो है कंपोजिशन बतानी है। ठीक है, आपको कि रेक्टिफाइड स्पिरिट में कौन सा कंपाउंड कितने % होता है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है ना, सही आंसर है इसका 95% इथेनॉल, 5% पानी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है ये कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो ये 2-3 जगह यूज़ होता है। जैसे जो क्लीनिंग करने के लिए जो सर्फेसेज होते हैं उनमें उनके लिए जो कंपाउंड बनाए जाते हैं उनमें ये रेक्टिफाइड स्पिरिट डाला जाता है। ठीक है, और
दूसरे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये कुछ नहीं है, हटा दीजिएगा आप, ठीक है। 95% इथेनॉल और 5% पानी बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH, ठीक है। इसको और पानी को अलग कैसे किया जा सकता है, हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल से, ठीक है। और ये पता होना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रॉन को केवल आउटर मोस्ट शेल से ही निकाला जाएगा, ये ऑब्वियस ही है। तो आउटर मोस्ट शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी एटम से, तो जो एनर्जी चाहिए रहती है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयन विभव, ठीक है, ऑप्शन डी, ये सही आंसर होगा। तो ये 3 ऑप्शन पहले देख लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी ये आपके फिजिक्स में यूज़ होती है, यहाँ पर काम नहीं इसका। वैलेंसी के बारे में बता देता हूँ। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है कि भाई किसी जो एटम है, मान लो जैसे मैं सोडियम लेता हूँ, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या जो है सोडियम की कितनी है, 11। तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 281 होगी, तो इसकी बाहर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मैक्सिमम कोई भी एटम है 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 4 दे सकता है, ठीक है। तो अब ये 1 है, तो 1 को ये क्या करेगा, दे देगा, तो ये क्या बन जाता है, Na+ बन जाता है, कैटायन बन जाता है सोडियम का। तो +1 जो होगी वो क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। हालांकि वैलेंसी के साथ नंबर ये प्लस या माइनस नहीं लगाना चाहिए, वैलेंसी क्या होगी इसकी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो वैलेंसी होती है कि कोई भी एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, ठीक है, एबिलिटी उसकी, उसको वैलेंसी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, अब जैसे मैंने बोला कि किसी इलेक्ट्रॉन को देने की में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगर मान लो जैसे मैं आपको बोलूँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक संख्या है, परमाणु संख्या जो है फ्लोरीन की वो कितनी है, 9। अगर कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा तो 2 7, तो 7 मतलब बाहर वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा स्टेबल होने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये लेना चाहेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जो इसके पास एनर्जी है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। कितनी जल्दी ये इसको इलेक्ट्रॉन को ले पा रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन ही है, ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है। और साइज़ छोटा होते चलते क्या होता है कि इस पे जो है ज़्यादा। अब एक बात बताओ, मैं अगर आपको एक बात बताता हूँ कि अगर एक रस्सी ली मैंने जिसकी लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है, दूसरी रस्सी ली जिसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो किस रस्सी को तोड़ना आसान होगा, 10 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली बात है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें जो है हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी, ये टूट जाएगी इजीली, जबकि इसमें फोर्स जो हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। सिमिलर इज़ द केस विद फ्लोरीन, कि भाई अगर इसका एटॉमिक साइज छोटा है तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये चीज़ है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको बता दी गई है, वैलेंसी बता दी गई है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बता। अब आपको ट्रेंड भी पता होना चाहिए, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें इनका क्या ट्रेंड रहता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, तो अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये एफिनिटी क्या होगी, ये घटेगी, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ऊपर है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। और अगर आप अक्रॉस द ग्रुप जाएंगे, मतलब पीरियड जाएंगे ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल बता देता हूँ। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की पावर होती है। तो ये अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये बढ़ेगा, और अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो ये घटेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे अब। हाँ जी, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किस धातु का है, ये आपको बताना है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो गलनांक बिंदु है वो होगा जी टंगस्टन का, और इसी के चलते जो है इसको यूज़ किया जाता है किसमें, एज अ फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट जो आपके घर में बल्ब वगैरह थे पहले, तो खैर LED आ गई, बट उससे पहले जो आपका 100 वाट का बल्ब था, ठीक है, उसमें जो आप एलिमेंट देखते थे वो बना था इस तरह टंगस्टन से, ठीक है।
इसका जो गलनांक बिंदु होता है वो लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है। ऑस्मियम के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑस्मियम जो है वो हैवीएस्ट मेटल है। ठीक है। आयरन का तो आपको पता ही होगा, टिन का भी पता होगा। टिन के साथ है ना एक चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में कि भाई अगर कॉपर और टिन को मिला दें तो कौन सा एलॉय बनता है। एलॉय बनता है जब दो या दो से ज़्यादा मेटल मिला देते हैं, तब जो चीज़ बनती है उसको एलॉय बोलते हैं। तो कॉपर और टिन को अगर हम मिला दें तो कौन सा एलॉय बनता है। तो कॉपर और टिन को जब मिलाया जाता है तो जो एलॉय बनता है उसको बोलते हैं ब्रोंज। ठीक है जी। और कॉपर और अगर जिंक को मैं मिला दूँ तो जो एलॉय बनता है उसको बोलते हैं ब्रास। ठीक है जी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कंपाउंड जो है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो है मौजूद है। ठीक है। सहसंयोजक बंधक जो है किस में मौजूद है, इनमें से कौन से यौगिक में। तो दो टाइप के बॉन्ड हमने पढ़ी नहीं है, बट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इसी कि बॉन्ड जो होते हैं ना नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आयनिक बॉन्ड और जो दूसरा होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो बनता है जब कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। जैसे अगर हम इसमें से ऑप्शन उठाएं NaCl, तो ये क्या है सोडियम क्लोराइड। तो इसमें अगर मैं बोलता हूँ सोडियम जो है उसकी कन्फिग्रेशन है 2 8 1, 11 रासायनिक 11 इसका क्या है परमाणु संख्या। क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17। तो इसका कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो 2 8 7। तो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है सोडियम स्टेबल होने के लिए, एक। तो ये क्या करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के इसको दे देता है। ठीक है। तो सोडियम पॉजिटिव बन जाता है, क्लोरीन माइनस बन जाता है, प्लस माइनस से क्या बन जाता है NaCl बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कंप्लीट चार्ज आया है, वो इस चलते कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर कर दिया इधर। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होती है शेयरिंग होती है। शेयरिंग होती है बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन की। जैसे मैं आपको ये बताऊँ HCHO को लेते हैं तो जी HCHO के बारे में मैंने पढ़ा था पीछे। इसको क्या बोलते हैं मिथेनॉल बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम फॉर्मल्डिहाइड। यूज़ क्या है, यूज़ है इसका प्रिजर्वेटिव। जो जीव जंतु होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उसको प्रिजर्व करता है लैब्स वगैरह में। तो कार्बन हमने बनाया, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को दे देगा, एक दूसरा हाइड्रोजन के बाहर कितने होते हैं, हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर होता है तो बाहर कितने होंगे, एक ही होंगे। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना इसके लिए यहाँ पर मौजूद है ऑक्सीजन। ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। तो बाहर कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। तो ये क्या करता है, अब ऑक्सीजन को देखो कितने चाहिए, सेकेंड इसको इरेज कर लीजिएगा। हाँ जी परफेक्ट। तो ऑक्सीजन को भाई 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरा होने के लिए। तो ऑक्सीजन क्या कर लेता है इससे 2 ले लेता है। कार्बन को कितने चाहिए, कार्बन को 1 2 तो यहाँ से मिल गए, अगर यहाँ से उठाएगा 2 यहाँ से मिल गए, यहाँ से कितने मिलेंगे भाई 2 और 2 ये शेयर कर लेंगे अपने, ये जो 2 हैं ये शेयर कर लेंगे। तो ऐसे ये मतलब इधर नीचे एक सेकंड दीजिएगा। तो 2 और 2 ये 4 हो गए, 2 2 4 और 4 8, कार्बन के 8 पूरे, हाइड्रोजन के 2 पूरे बाहर, हाइड्रोजन के 2 पूरे, ऑक्सीजन के 2 2 2 2 8 पूरे। कंपाउंड स्टेबल हो गया। इसको क्या बोलते हैं HCHO बन गया। और अब यहाँ पे आपने चीज़ देखी कि ये जो बॉन्ड बने ये कौन से बने, ये बने कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंधक। ठीक है। तो कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है इसके बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये शेयरिंग से बॉन्ड बना है। तो शेयरिंग से अगर ये बॉन्ड बना है तो ये बॉन्ड कैसा होगा, ये वीक बॉन्ड होगा और ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है जी। एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको, कार्बन की इस शेयरिंग की प्रॉपर्टी को, जिससे ये शेयर कर लेता है अपने जो आउटरमोस्ट शेल है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है। तो जुड़ने की जो ये कार्बन की प्रॉपर्टी है ना, जैसे आपने देखा था, हमने पहले भी देखा है कि कार्बन 60 तक बना लेता है कंपाउंड, C60 इसको बोलते हैं बकमिस्टर फ्लोरीन। तो इतनी जो है कार्बन की प्रॉपर्टी होती है शेयर करने की। ठीक है। तो इस जो शेयरिंग की प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो सही आंसर है यहाँ पर वो कौन सा होगा,
कोवेलेंट बॉन्ड पूछा है तो कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ मौजूद होगा, जहाँ भी कार्बन मौजूद होंगे वहाँ तो होगा ही होगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं ना उनमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होंगे। तो NaCl तो नहीं होगा भाई, कार्बन है यहाँ, यहाँ भी कार्बन है, तो ये दोनों हो जाएंगे 2 और 3, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि उस एक्स एलिमेंट का, उस एक्स एटम का सिंबल बताओ जिसके पास 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या 11 है, ठीक है जी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो है 10, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है जी, 12 न्यूट्रॉन की संख्या है। तो इस एटम का सिंबल बताना है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं एटॉमिक संख्या के, एटॉमिक नंबर के, ठीक है। और प्रोटॉन का जो है लेन देन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटॉन मौजूद कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। अगर न्यूक्लियस टूटेगा तो फिर तो एटम ही खत्म हो गया, ठीक है। तो जो लेन देन होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। तो अगर किसी में 11 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 11 होगा। तो मतलब जो एलिमेंट होगा वो कौन सा हो सकता है, 11 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट जो है वो केवल सोडियम हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गया हमारा, 3 ऑप्शन हो सकते हैं। बट अब ध्यान दीजिए, अगर सोडियम में 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 11 ही होंगे भाई, तभी तो स्टेबल होगा। बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या दी हुई है 10, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, दे दिया, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, Na बनेगा या केवल Na+ बनेगा, ठीक है। तो ये सोडियम नहीं रहेगा, सोडियम प्लस बन जाएगा, मतलब सोडियम का कैटायन बन गया अभी, सोडियम का कैटायन, ठीक है। और कैटायन को अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, हिंदी में बोलते हैं इसको ऋणायन, ठीक है, ऋणायन बोलते हैं इसको। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो सोडियम का कैटायन बन जाएगा ये सोडियम एटम ना रहे, एटम नहीं रहेगा, ठीक है। सोडियम माइनस तो हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है। तो इन दोनों में ऑप्शन था, सोडियम प्लस बन गया, ऑप्शन डी सही है, बी भी गलत है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। अगर मैं पूछूँ मास नंबर कितना है सोडियम का, तो जी मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन है जी 11, न्यूट्रॉन है 12, 11 + 12 23, ठीक है। तो 20 नंबर तक आपको एटॉमिक नंबर पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो 20, 1 से लेके और 20 तक सारे एलिमेंट जो हैं आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी, और उनके एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें मैंने एक लाइन लिखी हुई नीचे कि जो मेरे भाई बहन हिंदी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब हिंदी में ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये बेहतर है कि वो ये जो दिया जाता है, जैसे जो फुल फॉर्म वगैरह जो पूछी जाती हैं, वो अक्सर अगर आप पेपर में देखेंगे, तो अगर पेपर में आप देखेंगे ना तो वो इस चीज़ को कैसे लिखेगा, रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव को वो ऐसे ही लिखेगा, रॉयल डेमोलिशन ऐसे ही एक्सप्लोसिव। तो बेहतर ये है कि आप इस पर्टिकुलर फुल फॉर्म को तो एटलीस्ट आप इंग्लिश में याद करिए, ठीक है। तो फुल फॉर्म पूछी जा रही है आपसे RDX की, वो बतानी क्या होगी। तो RDX की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी जी रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव, ठीक है। RDX की खोज पूछ सकता है आपसे किसने की थी, तो RDX की जो खोज थी वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच हेमिंग, ठीक है, फ्रेडरिच हेमिंग। इन्होंने जो है RDX की खोज की थी। और RDX का आपसे केमिकल नेम भी पूछ सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो केमिकल नेम इसका थोड़ा सा लंबा है बट आपको याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका केमिकल नेम है साइक्लो ट्राईमिथाइलिन ट्राईनाइट्रामाइन, ठीक है। दोबारा देखते हैं, साइक्लो ट्राईमिथाइलिन ट्राईनाइट्रामाइन, ठीक है जी, ये है RDX का केमिकल नेम, ठीक है। इसके साथ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि डायनामाइट जो है, ठीक है, वो भी एक्सप्लोसिव में यूज़ होता है। तो इसकी जो खोज थी वो की थी अल्फ्रेड नोबल ने, जिनके नाम पे नोबेल प्राइज़ को दिए जाते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे जिस आदमी के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं वो खुद डायनामाइट की खोज करके बैठे हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि केमिकल फॉर्मूला बताओ ब्लीचिंग पाउडर का। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो जी ब्लीचिंग पाउडर का हमने डिस्कस भी किया था पहले, फिर बता देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है जी। ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया और ये इसका रासायनिक नेम हो गया। इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, कॉमन भाषा में सोडा वाटर। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये है बेकिंग पाउडर। ये क्या है? वॉशिंग सोडा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो वही इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो जिंक को रिप्लेस नहीं करेगा इसके सॉल्यूशन से। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, इसको जानने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ का पता होना चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो है पोटाशियम। इसके बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, देन आता है, नहीं इससे पहले आता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, और इसके बाद जाके जिंक के आसपास आते हैं एलिमेंट, ठीक है। जिंक के बाद फिर एक दो एलिमेंट और आते हैं, बीच में कॉपर आता है, कॉपर के बाद हाइड्रोजन, फिर देन आपके गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये 3 नोबल मेटल आते हैं, ठीक है। सॉरी, ऐसा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखिए, जिंक से ऊपर जो भी एलिमेंट है ना, ये जो है जिंक को रिप्लेस कर सकते हैं वही, क्योंकि इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। जो इसके नीचे एलिमेंट है, जैसे आयरन इसके बाद में आता है, तो ये एलिमेंट जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, जिंक रादर इनको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सही आंसर हमारा है आयरन। और आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये नोबल मेटल है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए इनका जो यूज़ है वो ज्वेलरी वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है। और इनकी कॉस्ट इसलिए महंगी होती है क्योंकि ये अगर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे ना, तो ये आसानी से इनको ढूंढा भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस चक्कर में इनका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है स्टील की। तो स्टील की गैल्वेनाइजेशन क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है ताकि उसको रस्टिंग से बचाया जा सके, ठीक है, जंग लगने से बचाया जा सके। तो इसके लिए जो धातु यूज़ होता है, मेटल यूज़ होता है, उसको बोलते हैं जिंक, ठीक है जी। तो जिंक का यूज़ होता है गैल्वेनाइजेशन में। और जो सल्फ़र लिखा गया है, ये इसका भी यूज़ होता है। पॉलीमर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जो रबर है ना, जो रबर हमें मिलती है वो नॉर्मली इतनी सॉफ्ट नहीं होती जितनी आप देखते हो जो अपनी आपकी जो रबर मिटाने के लिए यूज़ करते हो। तो उसके लिए क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन। तो वल्कनाइजेशन में हम क्या करते हैं, इसमें सल्फ़र ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। तो सल्फ़र ऐड करने के बाद ही क्या हो जाती है, ये सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। जो आप नॉर्मली देखते हो रबर का, जो आप देखते हो ये होता है, ठीक है। और V4 क्या है? V4 होता है वेनेडियम, ठीक है। वेनेडियम का सिंबल है। SN क्या है? टिन, ये हम देख चुके हैं। चलो जी अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है केमिकल नेम बताओ मोर साल्ट का, ठीक है। तो ये SSC का आया हुआ क्वेश्चन है जी। तो मोर साल्ट का आपको केमिकल नेम बताना है। तो केमिकल नेम जो है मोर साल्ट का वो है अमोनियम फेरस सल्फेट, ठीक है जी। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और ये जो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका यूज़ आपने किया भी होगा आई एम श्योर। घर में जो आपने सुना होगा फिटकरी होता है, फिटकरी, जो फिटकरी होता है ना, उसका केमिकल नेम जो होता है वो पोटाश एलम होता है, ठीक है। पोटाशियम एलम बोल लो या पोटाश एलम बोल लो, ये सेम ही, ठीक है। जो फिटकरी होती है उसका केमिकल नेम होता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट जो है, ठीक है, तो इसका जो है आविष्कार किसने किया है, ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो है जोसेफ एसफील्ड, ठीक है। ये भी SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
इसमें से जो इसी ऑप्शन आपको दिख रहा है डब्ल्यू रोजेंटन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जोसेफ फोर्स जो है, मैंने जानबूझ के डाला था ऑप्शन ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं ए और डी ऑप्शन में। तो कहने का मतलब ये है, आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है, कभी आप ये पढ़ के जाएँ कि जोसेफ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नाम आपको पूरा पता होना चाहिए। मतलब इतना तो हम कर ही सकते हैं यार, उसने इतनी बड़ी खोज की है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो आपका जो मेटेलिक करेक्टर होता है एलिमेंट का, वो क्या होता है, वो बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या फिर सेम रहता है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो कब डिसाइड मतलब वो डिसाइड कैसे होता है, वो डिसाइड होता है कि भाई कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर पा रहा है कोई एलिमेंट। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की क्षमता हम ऐसे देखते हैं, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं उनको बोला जाता है अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, इन दोनों का उदाहरण लेते हैं। सोडियम से पहले लिथियम भी आएगा इसमें। लिथियम का अगर मैं बताऊं परमाणु संख्या कितनी, 3, इसकी 11, इसकी 19। ठीक है जी, तो 3, 11 और 19। अब मैं आप मेरे को एक बात बताऊँ, लिथियम का अगर मैं आपको डायग्राम बनाऊँ तो ये अगर मैं बताता हूँ, ये भाई मेरा मान लो न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन है इसके अंदर, और ये मेरी होगी के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जी ये मैंने बना दी इसके बाहर के शेल। ठीक है, और हम यार ये भी तो ले सकते हैं, बस ऑप्शन है। हाँ जी, तो इसी में समझाते थे। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने मान लो लिथियम का बना दिया। ठीक है, यहाँ मैं बना देता हूँ पोटाशियम का मान लो। ठीक है, तो एक शेल ये होगी, एक ये होगी, और एक इसके बाहरी शेल होगी। ठीक है, तो अंदर वाली शेल ये तो न्यूक्लियस हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इससे बाहर वाले में कितना आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो 2, 8, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से समझिएगा। इसके बाहर कितने हैं, 8 आ सकते हैं। तो 2, 8, 10, 8, 18। ठीक है जी, तो 8 इसमें आ जाएंगे, और इससे बाहर एक और सेल बनेगी, उसमें कितने आएंगे, उसमें आएगा जी 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए भाई, मैं अगर आपसे पूछूं ये प्रोटॉन है, मतलब ये सारे प्रोटॉन है ना, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस से दूरी जो है इलेक्ट्रॉन की वो कहाँ पर ज़्यादा है, तो आप कहेंगे जी वो पोटाशियम में ज़्यादा है। ठीक है, पोटाशियम के जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाला, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, ये दोनों नहीं दिए जा सकते। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ जो है वो कौन सा जल्दी करेगा, वो ये करेगा या ये करेगा, तो इसका सही आंसर होगा पोटाशियम। पोटाशियम लूज़ इसलिए जल्दी करेगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम क्यों रहा है, वो घूम इसलिए रहा है क्योंकि इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, किसका, इस न्यूक्लियस का। ठीक है, जैसे जो सन का सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अर्थ को गोल घुमा रहा है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से वहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो है ग्रेविटेशनल, यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इसकी वजह से ये पूरा घूम पा रहा है। अब अगर मैं इस फोर्स से ज़्यादा कोई फोर्स लगा दूँ और इसको बाहर निकाल दूँ, तो यहाँ पर मान लो अगर 3 यूनिट का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा वो ज़्यादा का लग रहा होगा क्योंकि ये इससे पास है। ठीक है जी, तो इस मान लो यहाँ फोर्स लग रहा है 5 यूनिट का, तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो यहाँ मुझे देने पड़ेंगे 5 यूनिट, यहाँ देने पड़ेंगे 3 यूनिट। ठीक है, या 4 यूनिट में काम चल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर मुझे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे एनर्जी कम देनी पड़ेगी, ये जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये मेटेलिक करेक्टर जो है इसका ज़्यादा होगा, और ये रिएक्टिव भी ज़्यादा होगा। हमने पीछे देखा है जो पोटाशियम है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है जी, इसी के चलते तो इसका जो सही आंसर होगा फिर उस हिसाब से अगर हम नीचे जाएंगे तो एटॉमिक जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस मतलब जो एटम का साइज़ है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। अगर वो बढ़ेगा तो हमारा जो मेटेलिक करेक्टर है वो क्या होगा, भी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी दे दिए जाएंगे, तो आंसर आएगा इंक्रीज़। ठीक है, सेम तो रह ही नहीं सकता, डिक्रीज़ होगा नहीं, पहले इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़, ये तो एक ऑप्शन है। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोलते हैं। ये हमने अपनी पहली स्लाइड में देखा था। ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, एक सेकेंड में पढ़ ले तो। हाँ जी, तो ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, और ये हमारा कौन सा है, ये है कार्बोनिक एसिड, हम देख चुके हैं। सोडा वाटर बोलते हैं। जिंक सल्फेट, इसको कौन सा बोला जाता है। दो देखे थे हमने, एक देखा था ब्लू विट्रोल और एक देखा था वाइट विट्रोल। ठीक है, तो जो वाइट विट्रोल है वो है जिंक सल्फेट और जो ब्लू विट्रोल है वो है कॉपर सल्फेट। ठीक है, इन्हें वो सॉल्ट ऐसे कुछ नहीं है। पहली बात है कंपाउंड नहीं बन सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। परफेक्ट। हाँ जी, आपको बताना है एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी। तो एटॉमिक थ्योरी देने वाले जो पर्सन है वो है डाल्टन जी। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। लेवोसियर हम बता चुके हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। चैडविक के बारे में बता चुके हैं, न्यूट्रॉन की खोज। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक सेकेंड। हाँ जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फोटोवोल्टिक सेल जो है ये किससे मिलके बनते हैं, तो ये आपको बताना है। तो फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं ये क्या करते हैं, अगर इनके ऊपर आप लाइट, मतलब इनके ऊपर लाइट जब पड़ती है तो इनमें क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है जी, तो इनमें से सेमीकंडक्टर कौन सा आप देखिए, इनमें से जो सेमीकंडक्टर वो केवल यही है, सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन के बने होते हैं। डब्ल्यू सिंबल किसका होता है, टंगस्टन का। यूज़ हम देख चुके हैं टंगस्टन का, कहाँ यूज़ होता है, फिलामेंट में। एल्युमिनियम ये है, Ag मतलब सिल्वर। ठीक है, तो जो हमारे फोटोवोल्टिक सेल हैं ये क्या करते हैं, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं। मतलब ट्यूबलाइट का उल्टा करते हैं। जैसे ट्यूबलाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगले क्वेश्चन पे हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब आपको चींटी काट लेती है तो आपको उस रीजन पे इरिटेशन होता है और वो एरिया जो है आपका सूज जाता है। ठीक है, सूजन आ जाती है। तो वो किस के चलते आपको वहाँ पर उस रीजन पर सूजन आती है, ये आपको बताना है। 4 अम्ल आपको दिए गए हैं, तो इसमें से जो सही आंसर आपका है वो है सी ऑप्शन, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इन चारों के बारे में बता देता हूँ आपको। आंट एसिड, ये अगर आप सोच रहे होगे कि ये अम्ल है तो ये अम्ल बिल्कुल नहीं है, ये बेस होता है, हम पढ़ चुके हैं। और आंट एसिड के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं MgO होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्षारीय नेचर का होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जब आपको एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है जी एसिड के साथ, और उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है जी, और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि जब जैसे गाँव में तो ततैया वगैरह काट जाता है, ठीक है, हमारे साइड में उसको ततैया बोलते हैं। तो जब वो काट लेता है तो क्या करते थे गाँव वाले लोग, वो ये करते थे कि जैसे जो मतलब कोई जैसे लोहार वगैरह है, ठीक है, वो अगर मान लो अपना जो जिससे वो काम करता होता है, ठीक है, तो उसका जो पानी है वो लगा लिया करते थे। तो जी उससे वो कहते थे कि ये सही हो जाता है। तो उसका मैं आपको आज साइंटिफिक कारण बता रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप एक बात बताओ, मान लो उन्होंने वो लोहा लिया, लोहा क्या है, मेटल है, मेटल को मैंने पानी में डाला तो मेटल ऑक्साइड बन गया। और आपने पढ़ा होगा 10th में कि मेटल ऑक्साइड जो थे उनका नेचर कैसा होता है, होते हैं जी बेसिक नेचर के। ठीक है, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो हमेशा एसिडिक होंगे, जैसे CO2 ये सब। तो ये बेसिक नेचर का हो गया। अब अगर मैंने इस सॉल्यूशन को अपने उस रीजन पे लगा दिया तो उस रीजन में क्या मौजूद है, फॉर्मिक एसिड, अभी हमने देखा। तो ये क्या है, अम्ल, ये क्या है, बेस, दोनों क्या हो जाएंगे, कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। असर का क्या हो जाएगा, ठीक है, जो आपको जलन हो रही है, जो स्वेलिंग हो रही है, उसको क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट और वाटर। ठीक है जी, तो आपको मतलब अच्छा लगेगा इसके बाद। ठीक है, तो ये कारण था उसका। ठीक है, तो उनके अपने मतलब लॉजिक होते थे भाई। ठीक है जी, तो बट प्रोसेस अच्छा था वो।
हाँ जी, बाकी देख लेते हैं। ऑप्शन हाइड्रोक्लोर, तो भैया आपके पेट में मौजूद होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये एसिड पेट में मौजूद है तो इससे तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ख़राब हो गए होंगे अब तक। तो ऐसा नहीं होता। आपकी उस जो पेट होता है, मान लीजिए जैसे ये आपका पेट है, ठीक है, स्टमक, इसके ऊपर एक लाइनिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसको बोलते हैं म्यूकस, ठीक है जी। तो वो इस लेयर, वो जो लेयर है ना म्यूकस, वो इसको प्रोटेक्ट करती होती है, ठीक है, आपकी इस लेयर पे जाने से पहले। तो अगर ये म्यूकस की लेयर हट जाती है ना तो उस रीजन में स्वेलिंग हो जाती है, जिसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो जब आपको जलन होने लगती है वो इसी कारण से, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपकी उस सर्विस को टच कर रहा होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड हम बता चुके हैं इसका कहाँ यूज़ होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि लेड जो है, सीसा जो है, इसका प्राइमरी अयस्क कौन सा है, ठीक है। प्राथमिक अयस्क पता है ना आपको लेड का, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गैलेना, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, गैलेना, ठीक है। चाल्कोपाइरेट, ये किसका अयस्क है, ये है कॉपर का अयस्क। आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी चाल्कोलिथिक एज, ठीक है ना। तो ये चाल्को वर्ड जो होता है ये कॉपर के लिए यूज़ होता है। पायरेट नहीं है कुछ भी, लेड ब्लेंड भी नहीं है कुछ भी, जिंक ब्लेंड होता है, ठीक है। ZNS, ये किसका अयस्क होता है, जिंक का, ये हम देख चुके हैं। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने टोटल नंबर में एलिमेंट्स मौजूद थे वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो थे मेंडलीव की उसमें वो थे 63, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 56 किसमें थे, न्यूलैंड की, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी, मोसले ने, कौन से साल में, 1913 में। चलते हैं। जब तक आपको अगर हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो भी आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं और साइंस में अपने आप को वीक समझते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं आप। हाँ जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है आइसोटोन क्या होते हैं, ठीक है। तो आइसोटोन जो होते हैं ना, उनको बोला जाता है ऐसे एलिमेंट जिनमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ, समान संख्या में क्या हो, न्यूट्रॉन मौजूद हो, ठीक है, उनको बोला जाता है आइसोटोन। और जिनमें समान नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। देखो, समान नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या है भाई, प्रोटॉन अगर जिसमें 11 है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 11। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ इस लाइन को कि जिसमें समान नंबर ऑफ प्रोटॉन है उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। तो एटॉमिक नंबर जब सेम होता है तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं उनको बोला जाता है आइसोटोप्स, ठीक है। और जहाँ मास नंबर सेम होगा उनको बोला जाएगा आइसोबार। और जब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो ऐसे एलिमेंट को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा डी, आइसोटोन होंगे जब सेम नंबर ऑफ क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हो रहा होगा। चलो जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। विद्युत निर्णायक तत्व आपको बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम देख चुके हैं पहले स्लाइड में, इसका आंसर हुआ फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन के साइज सबसे ज़्यादा छोटा होता है, तो इसके चलते इसमें जो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। फ्लोरीन वाला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं ग्रुप 17, ठीक है जी। और इस ग्रुप का नाम है, पूरे ग्रुप का नाम है हेलोजन ग्रुप या हेलो ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस एलॉय को हम आयरन जो घर में जो प्रेस करते हैं उसकी हीटिंग एलिमेंट में यूज़ करते हैं,
ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नाइक्रोम। ठीक है, अब नाइक्रोम को ही क्यों यूज़ करते हैं, उसका रीज़न ये है कि नाइक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने से ये होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि देखो जी जो प्रेस यूज़ होती है वो होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करती है, कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट बनाते हैं, लगाते हैं जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो। अब रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रिक करंट जो है रुकेगी। इलेक्ट्रिक करंट जितना रुकेगा, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी H=I²RT। तो हीट जितनी ज़्यादा, H=I²RT, तो जितना ज़्यादा करंट रुकेगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो बेसिक सी बात यह है कि हीट हमें ज़्यादा चाहिए होती है ना प्रेस में, तो इसके चलते हम ये प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो हम एलिमेंट लगाते हैं वो है नाइक्रोम। टंगस्टन मैं बता चुका हूँ आपको। फेल्डस्पार जो है ये एक और है, और किसका, एल्युमिनियम का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा एसिड जो है वो टोमेटो के अंदर प्रेजेंट है। टोमेटो में पाए जाने वाला अम्ल आपको बताना है वो कौन सा है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लेता है इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये 3 भी पता होनी चाहिए। तो मैलिक एसिड जो होता है एप्पल के अंदर, सेब के अंदर। बिट्रिक एसिड जो है ये आपके बटर वगैरह में पाया जाता है, बुटारिक एसिड। ठीक है, बुट्रिक नहीं होता, बुटारिक होता है, ये सही कर लीजिएगा। बुटारिक एसिड जो है वो पाया जाता है आपके बटर वगैरह में। ठीक है, लैक्टिक एसिड आपको पाया जाता है दूध में, मिल्क में। ठीक है, जो भी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे ऑरेंज वगैरह, गोवा वगैरह, उसमें पाया जाता है सिट्रस एसिड, सिट्रिक एसिड। सिट्रस तो फ्रूट होते हैं, सिट्रिक एसिड होता है ऑक्सीजन, मतलब आपकी ऑरेंज वगैरह, ठीक है, लेमन वगैरह से। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। और इसके बाद आपको करनी है जी 2 काम। ठीक है, पहला काम, एक काम तो मैं आपको बता चुका हूँ सब्सक्राइब वाला। दूसरा काम जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो ये करना है आपको। ठीक है, वो ये है कि आपको अभी के अभी टेलीग्राम पे जाना है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आपको PDF करनी है डाउनलोड और उसको करना है रिवाइज दबा के। ठीक है, और चैनल का मैं बता ही चुका हूँ आपको, सब्सक्राइब और लाइक करना है। ठीक है, और इसी तरीके के आप और सेशन भी आएंगे। ठीक है, हम प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में 2-3 चीज़ें, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हम ला रहे हैं ऐसे ही साइंस की सीरीज़ लाएंगे। ठीक है, और एक हम लेके आ रहे हैं अपॉइंटमेंट जितनी भी अभी तक हुई हैं। ठीक है, मतलब लास्ट 1 साल में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं उन्हीं को इसी तरीके से MCQ फॉर्मेट में एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो आएगी। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जैसे जितने भी टेम्पल्स हैं, ठीक है, इसी तरीके से ये स्कोर बूस्टर सीरीज़ आपकी आती रहेगी। और एक वीडियो हम लेके आएंगे जी मैथ्स में, जो भी विद्यार्थी मैथ्स में वीक हैं इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, रियल टाइम में 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे मैथ्स के। ठीक है, तो ये सीरीज जल्दी आएगी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जय हिंद।